हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में अलग अलग बोर्ड में जिनके पूछे जाने की संभावना बनती है, वह सारे क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं इसी सेक्शन में। सिर्फ एक एक ही वीडियो जो है इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको मज़ेदार देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं भी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर सहित भी इसमें मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिलेगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है अध्ययन अड्डा, वहां पे मिल जाएगा। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आंसर अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि आ चुका है। जैसे मैं बात करूं बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उसके बाद में बात करूं राजस्थान, उसके बाद बात करूं उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इतने सारे बोर्ड का क्वेश्चन आंसर हम लोग देख चुके हैं कि कॉमन है। इसके अलावा जो भी बोर्ड हिंदी भाषी माध्यम में होंगे या जो भी बच्चे हिंदी भाषी माध्यम से होंगे, उनके लिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ अगर शेड्यूल की बात करें तो आज जो है पॉलिटी होने वाली है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप हमारा चैनल अध्ययन अड्डा, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पे ऐड हो जाइएगा, ताकि आपको आने वाला इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कुछ आवश्यक सूचनाएं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन हो जाएगा, सूचनाएं हो जाएगा और साथ ही साथ पीडीएफ आपको मिलता रहे किस पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। डेली क्लास 8 बजे शाम में चलती है, इसलिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इस सेक्शन का ले सकते हैं। हम लोग अब जो है अपने अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं। कि सेशन अच्छा लगे आप लोगों को लाइक कर दीजिए और बहुत कंजूसी मत कीजिए। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक कम रहता है। साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो आपके साथ वाले बच्चे हैं वो भी देख सके। आपका अभी इंटरनल एग्जाम चल रहा है, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो प्लीज वहां बताइए बच्चों को कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं और वहां पे अच्छी पढ़ाई हो रही है। आप लोग के सपोर्ट से मैं भी आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं कोई बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे बिल्कुल चाहिए चाहिए। और साथ ही साथ जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? मई 1964, मार्च 1964, जून 1964 या जुलाई 1964? आप सभी बच्चे में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं सारे बच्चों का कमेंट आए कि नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी। तो नेहरू जी की मृत्यु हुई थी मई 1964 में। कब हुई थी? मई 1964 में। और सारे बच्चे कमेंट जरूर करिएगा। जस्ट वेट, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड का समय दीजिए। बिल्कुल, चलिए, ये क्या हो गया? चलिए ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? बहुत ही फेमस जो नारा है और बहुत ही जो अगर हलवा क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा तो इजीली बन जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मैं सारे बच्चों से चाहता हूं, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप अपना नोट्स बना लीजिए। पीडीएफ आपको इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप पीडीएफ पढ़ के रह जाइए। पीडीएफ आपको इसलिए दिया जाता है कि आप नोट्स बनाइए, अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बनाइए और एग्जाम के टाइम में सारा चीज, सारा क्वेश्चन आंसर आपका एक जगह रहे, ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि पीडीएफ अलग अलग होते हैं, एक पीडीएफ देखिए, दो देखिए, तीन देखिए, आपका मन उब जाएगा। लेकिन जब आप आपके हैंडराइटिंग में रहेगा, आपके नोट्स बुक में रहेगा, तब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी इंदिरा गांधी? तो इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1958, 1959, 1960 और 1961। कब बनी थी? 1958 में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आजादी के बाद, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत की, भारत की प्रथम महिला, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी बनी थी। इसके अलावा जब महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात चल रही है, तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में एक बात और जान लीजिए।
पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो थी वह कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है। और इसके अलावा एनी बेसेंट आजादी से पहले बनी थी। और दूसरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? दूसरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और इनके बारे में एक फैक्ट और जानिए कि सरोजनी नायडू जो थी यह भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1925 ईस्वी में। कब बनी थी? 1925 में। तो इतना फैक्ट इनके बारे में ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू के बारे में। यानी कि एनी बेसेंट जो थी यह भारतीय नहीं थी, ये विदेशी थी। और स्वतंत्रता के बाद पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी बनी थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे भारत के, वह लाल बहादुर शास्त्री बने थे। और इनके बाद कौन बने? इनके बाद जो बनी थी वह इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। और कब बनी थी? 1966 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री कब बने थे? 1964 ईस्वी में। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से ही जाता है। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर जब प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री 1947 में प्रधानमंत्री कैसे बन गए? जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था उसके बाद भारत को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। उस समय गवर्नर जनरल का पोस्ट था। तो क्या हुआ, जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया और अंतरिम सरकार में सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद 1952 में जो चुनाव होता है तो लगभग जो कैबिनेट अंतरिम कैबिनेट थी, अंतरिम सरकार थी, लगभग वही जो सरकार है 1952 के पहले आम चुनाव के बाद बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन आपका आंसर आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने? 2013 का क्वेश्चन है और अभी जस्ट डिस्कस हो चुका है। नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी जो बने थे या लाल बहादुर शास्त्री बने थे। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर या फिर के कामराज। किन्होंने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसलिए पढ़ करके आंसर करिएगा, अंदाज आंसर नहीं करना आपको। ठीक है, तुक्का नहीं मारना, जो कहते हैं ना तुक्का, वो तुक्का नहीं मारना है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, कौन थे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 1966, दिसंबर 1965, दिसंबर 1966 या जनवरी 1965। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। और कहाँ होती है? अगर पूछ लेगा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई तो ताशकंद में हुई। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। यह कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जो नेहरू जी थे उनकी मृत्यु 1964 में हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में हुई। यानी कि इस समय के बीच ही यह युद्ध हुआ था 1965 में। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन होंगे? लाल बहादुर शास्त्री होंगे, जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पहला राज्य, क्या पूछ रहा है वहां पे? वह पहला राज्य कौन सा था जहां गैर कांग्रेसी दल डीएमके सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई थी? मद्रास, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। क्या हो जाएगा? मद्रास ऑप्शन हो जाएगा। और वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? जो वर्तमान नाम है इसका क्या नाम है? तमिलनाडु। क्या नाम है इसका?
तमिलनाडु नाम है इसका, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर मद्रास ना हो और तमिलनाडु दिया हो तो कंफ्यूजन नहीं करना है। और कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी? डीएमके सत्ता में आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाया जाने का विचार चल रहा था, या बनाया जा रहा था, जिसका विरोध तमिलनाडु में हुआ, और उसकी अगुवाई जो की थी यह डीएमके ने की थी। वहां के छात्रों ने ही विरोध कर दिया था और इसकी अगुवाई डीएमके ने की थी, जिसका फायदा इनको चुनाव में मिला। और एक इतिहास बन गया कि भारत का वो पहला राज्य मद्रास बना जहां पर गैर कांग्रेसी दल पूर्ण बहुमत के साथ, ऐसे नहीं पूर्ण बहुमत के साथ, क्योंकि गैर कांग्रेसी दल की सरकार 1957 में केरल में भी बनी थी। किसकी सरकार बनी थी? सीपीआई की बनी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत पे नहीं बनी थी। जो निर्दलीय विधायक थे उनका समर्थन इनको प्राप्त था, लेकिन मद्रास में किसी भी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को क्या कहा गया था? पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, यह 1967 की घटना है, ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल गठबंधन कर रहे थे, उस समय की घटना। और पंजाब में जो सरकार बनी थी वह पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की बनी थी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां, एक दूसरे की विपरीत विचारधारा रखने वाली राजनीतिक पार्टियां एक साथ आई थी और उन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाया था। जिस तरह से इस बार हाल फिलहाल में इंडिया नामक गठबंधन विपक्षी दलों ने मिलकर के बनाया था, कुछ कुछ वैसा ही सीनरियो, कुछ कुछ वैसा ही सीन था 1967 के आम चुनाव में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? और यह क्वेश्चन आपके अभी मासिक एग्जाम में भी पूछा गया था। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वहीं 352 के तहत जो लगाया जाता है, यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाएगा यह अनुच्छेद 352 के तहत, और वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाएगा, जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, यह 360 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आम चुनाव के परिणाम से ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस हमेशा सत्ता में नहीं रह सकती? उससे पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को हराना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन 1967 का आम चुनाव जब हुआ था उसमें यह बात प्रूफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय 9 उत्तर भारत के ऐसे राज्य थे जहां पे कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और उस समय एक जो कहावत है यह प्रसिद्ध हो गया था, अगर आप ट्रेन से दिल्ली में बैठते हैं और पश्चिम बंगाल जाते हैं तो बीच रास्ते में एक भी ऐसा राज्य नहीं मिलेगा जहां पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो। और यह 1967 के आम चुनाव परिणाम आने के बाद हो गया। और कांग्रेस का जो प्रभुत्व माना जाता है यह 1952 से लेकर के 1967 तक माना जाता है, ठीक है। उत्तर भारतीय राज्य में कांग्रेस पार्टी भले ही हार गई, लेकिन लोकसभा का चुनाव जीतने में वह सफल रही, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्य के जो लोग थे उन्होंने उनका समर्थन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के समूह को क्या कहा गया? गैर कांग्रेस, सिंडिकेट, पुरानी कांग्रेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंडिकेट कहा गया था। और लाल बहादुर शास्त्री, साथ ही साथ इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस सिंडिकेट की काफी अहम भूमिका रही थी। और इस सिंडिकेट में भी के कामराज की भूमिका जो थी काफी अहम थी, क्योंकि उस समय वह पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 10 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाया गया था? तो 10 सूत्री कार्यक्रम जो अपनाया गया था यह 1967 में अपनाया गया था। वहीं मैं 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करूं, 20 सूत्री कार्यक्रम की मैं बात करूं तो यह जो अपनाया गया था यह 1975 में अपनाया गया था। और 5 सूत्री कार्यक्रम कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इसको पंचशील समझौते के नाम से हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर भी कहीं कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 1954 में हुआ था, पंचशील समझौते के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1975 और 1967 में जो यह 10 क्रमशः 20 सूत्री और 10 सूत्री कार्यक्रम जो हुआ था यह इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। लाल नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य का बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इस सब का अलग अलग एक संवैधानिक अध्यक्ष होगा। जिस प्रकार देश का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जो राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं। देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, देश के संवैधानिक अध्यक्ष, लेकिन राज्य के प्रथम व्यक्ति राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष और राज्यपाल हो जाएंगे। और अगर आप लोग जानते हैं तो बिहार के राज्यपाल का नाम कमेंट करिए, तो क्या नाम है बिहार के राज्यपाल का। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कौन होता है? जब संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं तो मुख्यमंत्री क्या होते हैं? मुख्यमंत्री जो होते हैं यह कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देश में कार्यकारी अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर नोट्स बना रहे हो तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ पीडीएफ से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे क्लास करते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे ये बातें बताई गई है और वो लोग अपना नोट्स जरूर बना लेंगे। पीडीएफ के जो भरोसे रहेंगे, हो सकता है आने वाले समय में कुछ एग्जाम, कुछ क्वेश्चन छूट जाए उनसे। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया? 1986, 1967, 1988 और 1985 में। 1985 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। कब? 52वां संविधान, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से, दल बदल जो है यह किस अनुसूची में रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची। ठीक है, किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ध्यान रखिएगा ये बातें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ क्या पूछ रहा है? चौथे राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। पहले राष्ट्रपति जो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो दूसरे राष्ट्रपति बने, जो सेकंड राष्ट्रपति बने, वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। जो तीसरे राष्ट्रपति थे यह थे जाकिर हुसैन। और जो चौथे राष्ट्रपति यहाँ पे पूछ रहा है यह बने थे वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, जिन बच्चों ने लाइक नहीं कर रखा है, और शेयर कर दीजिए अलग अलग। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे बताइए बच्चों को कि अध्ययन अड्डा नाम की कोई क्लास है जहाँ पे अभी फिलहाल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो रही है। इसके अलावा साइकोलॉजी की भी क्लास बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी। इसलिए आपका भी ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है कि आप भी इस क्लास को क्या करें, थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, जिससे मुझे भी आसानी हो जाएगी। मेरा भी चैनल जो है चल जाएगा आप लोगों के बदौलत ही। और साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन के लिए आप लोग अध्ययन अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया? प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था या इंदिरा गांधी ने किया था? प्रिवी पर्स क्या था? आप लोगों ने सुना होगा रजवाड़ों का विलय। जो 565 छोटे बड़े रजवाड़े थे उनका विलय भारत में किया गया। इस विलय के एवज में उनसे भारत सरकार ने यह कहा कि जितने बड़े जो रजवाड़ा था उसके हिसाब से उनको एक तरह से समझ जाइए कंपनसेशन, मासिक भत्ता दिया गया। जिस तरह से आप कह सकते हैं आज के समय में रिटायरमेंट पेंशन मिलता है, उसी प्रकार से मासिक भत्ता उनको दिया गया ताकि उनका भी गुजर बसर हो सके। और इंदिरा गांधी इस प्रिवी पर्स के खिलाफ थी, यानी कि जो मासिक भत्ता दिया जा रहा था उसी को प्रिवी पर्स कहा गया। और ये हायरार्की बेस था, यानी कि राजा का बेटा, फिर उनका जो कोई जनरेशन आएगा, फिर उनका जनरेशन, सबको दिया जाता। और इसलिए इंदिरा गांधी विरोध किया था उन्होंने। ऐसा इसलिए किया था, उनका कहना था कि भारत सरकार के खजाने पर यह एक अतिरिक्त बोझ है, इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए। और उन्होंने अपने कार्यकाल में इसको समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी में विभाजन किस वर्ष हुआ था? 2010, 12, 13, 14 और 19 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन हुआ था यह 1969 में हुआ था और राष्ट्रपति चुनाव के वजह से हुआ था यह विभाजन। अगला क्वेश्चन है, पांचवा लोकसभा चुनाव कब हुआ? पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ, तीसरा लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ और चौथा लोकसभा चुनाव 1967 में हुआ। इस हिसाब से तो पांचवा लोकसभा चुनाव अगर 5 साल की बात करें तो 1972 में होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसी 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इस बार के मासिक एग्जाम में आपको पूछा गया है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था।
अगला क्वेश्चन है हमारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? जो 10 सूत्री कार्यक्रम था 1967 में इंदिरा गांधी ने जो पास करवाया था, किससे? कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें जो 10 सूत्री कार्यक्रम था उसमें एक यह भी था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने। ऐसे भी पूछ सकता है 10 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह कब हुआ था? 1969 में। किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। या इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1969 में किया था। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? 2022 का क्वेश्चन है और इस बार के मासिक एग्जाम में आपका पूछा गया है। हालांकि सामूहिक शब्द वहां पे नहीं था, लेकिन सामूहिक हिडन शब्द था वहां पे। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होते हैं यह लोकसभा के प्रति होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में सही है? इंदिरा गांधी के अपोजिट में ग्रैंड अलायंस गठबंधन बनाया गया था, उसमें कौन सा कथन सही है? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। गैर कांग्रेसी दल थे लेकिन गैर कम्युनिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सीपीआई एक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या इंदिरा गांधी के साथ ही, तो ये गलत हो गया। इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारात्मक कार्यक्रम था। कोई विचारात्मक कार्यक्रम नहीं था। ये लोग इंदिरा गांधी को सिर्फ हटाना चाहते थे और इसलिए इन्होंने नारा दिया था इंदिरा हटाओ का। इनका गठबंधन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था। सभी गैर कांग्रेसी दल नहीं हो सकते, क्योंकि सीपीआई इनके साथ नहीं थी। सीपीआई किसके साथ थी? इंदिरा गांधी के साथ थी। इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, या डी कह सकते हैं आप। अगला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़े हैं उन्हीं को पता हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस चुनाव में दिया था? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और अभी जस्ट डिस्कस हो चुका है। किस चुनाव में दिया था उन्होंने? 1971 के चुनाव में। और 1971 का यह चुनाव था 5वें नंबर का चुनाव था। कौन से नंबर का? 5th आम चुनाव था यह, ठीक है, 5वां आम चुनाव था यह। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभाजन के वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ था 1969 में, जब राष्ट्रपति चुनाव हो गया और वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं, तो इंदिरा गांधी को उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर नामक एक पार्टी बनाई और पुरानी कांग्रेस को कांग्रेस ओ कहा गया था, ठीक है, कांग्रेस ओ कहा गया था। हालांकि जब पार्टी बनी थी तो कांग्रेस ओ का जो नेतृत्व किया था यह के कामराज ने किया था और कांग्रेस आर का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन यह पूछ रहा है विभाजन के वक्त पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन के वक्त पार्टी के जो अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1963 में कांग्रेस के किस नेता ने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए? 1963 में ही इतने विजनरी नेता थे कि उन्होंने ऐसा कहा कि जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जो युवा नेता है उनको मौका मिल सके और कांग्रेस को वो लोग एक नई ऊंचाई पे ले जाए, एक नई विचारधारा के साथ ले जाए। किन्होंने कहा था ये? के कामराज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज आंसर जरूर करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना किसने की थी? जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए आप लोग, जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा और तीसरा है नंदिनी सतपथी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन बहुत सारे जगह पर आपको केवल जगजीवन राम मिलेगा, तो जहां पे आपको केवल जगजीवन राम का नाम आएगा तो वहां पे आपका आंसर जगजीवन राम हो जाना चाहिए। ऐसा भी पूछ सकता है कि जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना कब की? 1977 में, जिस वक्त जनता पार्टी का गठन हुआ था। आप ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने होगा कुल कितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी? 2020 और 21 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1971 के आम चुनाव में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और प्लस सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठबंधन था। इन दोनों गठबंधन ने कुल मिलाकर के 375 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें से पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी? तो कांग्रेस ने 352 सीटों पर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दोनों को मिलाकर के 375 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है।
निर्वाचक मंडल के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा निर्वाचक मंडल के द्वारा। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? लोकसभा के चयनित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आपको पता है लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन होकर जाते, जो चुन करके जाते, वही भाग ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा है, वह हो सकता है कि राष्ट्रपति के फेवर में वोट कर दे, इसलिए उनको वोटिंग प्रोसेस से दूर रखा गया है। और इसके अलावा जो संबंधित राज्यों के विधानसभाओं के जो विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, वह सभी होते हैं, ठीक है। तो विधानसभा के जो सदस्य हो जाएंगे वह सभी हो जाएंगे, और विधानसभा के भी जो चयनित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, वही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में, इसका आंसर दे दिया मैंने, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया था? तो 1974 में जो प्रधानमंत्री थी भारत की, वह इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसको पोखरण 1 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पोखरण 1 के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो कोड नेम था, जिसको हम लोग हिंदी में कूट नाम बोलते हैं, यह था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि मुस्कुराते हुए बुद्ध, हिंदी में मुस्कुराते हुए बुद्ध, ध्यान रखिएगा। और पोखरण जो है, यह कहाँ है? पोखरण राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार कौन था? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार जो सिंडिकेट थे, वो नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की बनती नहीं थी, और इसलिए इंदिरा गांधी को उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उनको एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरने के लिए कहा था। और इंदिरा गांधी ने लोगों से आह्वान किया था, अपने सदस्यों से आह्वान किया था, कांग्रेस के सदस्यों से, कि आप लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। और जब चुनाव का परिणाम आता है, तो जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं वीवी गिरी, या जीत जाते हैं, और नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे, या हार जाते हैं। इसके बाद उस समय पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर देते हैं, कांग्रेस से बर्खास्त कर देते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बंट जाती है। एक धड़ा कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाता है, और एक धड़ा कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, या पार्टी के अध्यक्ष के कामराज, या फिर उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। तो पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय के कामराज, इन्होंने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? ऑप्शन है आपके सामने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, युवा तुर्क, कांग्रेस के सभी नेतागण, या फिर कांग्रेस के इंदिरा विरोधी नेतागण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांग्रेस के इंदिरा विरोधी नेतागण, ठीक है। इनको संयुक्त रूप से सिंडिकेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? देखिए, हम और आप प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं करते, हम और आप लोकसभा के मेंबर का चुनाव करते हैं। जैसे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री वाराणसी सीट से जीत करके गए हैं लोकसभा में। उसके बाद जैसे क्या होता है, विधायक दल का बैठक होता है, उसी प्रकार जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाते हैं, तो उन सभी का, जैसे एनडीए की बैठक हुई, और एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से जो उसका जो मुखिया था, उसको नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया, और उसके पास एक लेटर राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और फिर राष्ट्रपति उनके नाम की सिफारिशों को अप्रूव कर देते हैं, और फिर वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1969 में नई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, और उसी वर्ष नई कांग्रेस ने मुंबई में एक अधिवेशन बुलाया था, जिसकी अध्यक्षता जगजीवन राम ने की थी। किन्होंने की थी? जगजीवन राम ने की थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 1967 के चुनाव के बाद वह पहला राज्य कौन सा था जहां किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला था? कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। डीएमके पार्टी को मिला था, ध्यान रखिएगा। और क्यों मिला था? क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के विरोध में वहां के छात्रों और लोगों ने आंदोलन किया, जिस आंदोलन का नेतृत्व डीएमके पार्टी ने किया था, ठीक है। और इस वजह से वो पार्टी जीत करके आई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन सी पार्टी हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी? तो डीएमके, द्रविड़ मुंडेर कसगम, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो तो द्रविड़ शब्द है, यह ध्यान रखिएगा, अगर द्रविड़ शब्द से किसी पार्टी के बारे में पूछा जाए कि यह पार्टी किस राज्य से संबंधित है, तो सीधा सीधा आंसर करिएगा तमिलनाडु। क्या आंसर करना है आपको? तमिलनाडु, तमिलनाडु आंसर करना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है, किसमें निहित होती है? संसद में, जनता में, प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में? आई होप आप लोग जानते होंगे और कमेंट भी कीजिएगा इसका आंसर किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है, क्योंकि जो भी काम किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। जो भी माफ कीजिए, जो मुख्य काम है, जो बिल वगैरह पेश किया जाता है संसद में, उस पर अंतिम सिग्नेचर जो होता है वह राष्ट्रपति का होता है, तब जाकर के वह कानून बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस दिग्गज नेता ने स्कूलों में दोपहर का भोजन यानी कि जो मिड डे मील की शुरुआत की थी? कितने विजनरी नेता थे वो, ठीक है। उन्होंने दोपहर के भोजन की शुरुआत की, जिन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि नए और युवा नेता को मौका मिल सके। जिन्होंने कहा था कि जिनका योगदान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था, निर्णायक भूमिका रही थी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। कौन है? के कामराज। कौन है? के कामराज थे, जिन्होंने मिड डे मील, जो आज के समय मिड डे मील चल रहा है ना, वो के कामराज के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, मैं ऐसा, देखिए मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये मेरा दावा है कि कहीं नहीं करवाया जाएगा यूट्यूब पे। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है और ये आपके बुक से नहीं बल्कि बुक का ही क्वेश्चन है, ये बुक से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। आधुनिक कर्नाटक का निर्माता कहा जाता है एस निजलिंगप्पा को। किनको कहा जाता है? एस निजलिंगप्पा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 का जो युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन 1971 का जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश के मुद्दे पर, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति होता है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और शायद यह क्वेश्चन आपके अभी मासिक एग्जाम में भी पूछा गया है। राज्यसभा का जो सभापति होता है, यह भारत का व्यक्ति, अगर भारत का कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनता है तो वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, युवा तुर्क का अग्रणी सदस्य कौन था? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए राम सुभाष सिंह, या फिर जगजीवन राम, या फिर चंद्रशेखर, या फिर शंकर दयाल शर्मा। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति यानी कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीयक नहीं, द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो अब बचे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गया और आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अध्ययन अड्डा भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब लास्ट में आप लोग कमेंट प्लीज जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, लाइव सेक्शन में मत कीजिएगा, कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।